अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और जी हाँ, आज मैं फिर से बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह एक बेहतरीन नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख़्वाब, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो जोश मलिया आबादी है। तो वही आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखें कि सबसे पहले तो मैं आज की इस वीडियो में इस नज़्म का ख़ुलासा बताऊंगा, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी बताऊंगा, और फिर लास्ट में इस सबक से जो भी सवालात पूछा गया है वो सब भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि यह जो नज़्म है, इस नज़्म का नाम जो है वो शिकस्ते ज़िंदा का ख़्वाब है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जोश मलिया आबादी। तो शिकस्ते ज़िंदा का ख़्वाब आखिर क्यों रखा गया नाम? शिकस्ते ज़िंदा का ख़्वाब का मानी क्या है? तो शिकस्त तो आप जानते हैं, शिकस्त यानी हार, ज़िंदा जेल यानी क़ैद खाना को कहते हैं, और ख़्वाब तो आप जानते ही हैं ख़्वाब किसे कहते हैं। तो शिकस्ते ज़िंदा का ख़्वाब यानी जेल की हार का एक ख़्वाब। और जेल की हार यही है कि जेल टूट जाए और उसके अंदर जो कैदी है वो कैदी जो है वो बाहर निकल जाए। तो इस नज़्म में जो है जोश मलिया आबादी ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए कैद खाने में आबाद करने वाले हम वतन साथियों को आज़ादी हासिल करने का एक हसीन ख़्वाब दिखाया है। जोश मलिया आबादी का कहना है कि जल्द ही ये जो फिरंगी हैं, गैर मुल्की खुदा जो है यानी अंग्रेज़ जो है, इनका जुल्म जो है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, और हम जो है ना वो जल्द ही आज़ादी की नेमत हासिल करने वाले हैं। और फिर क्या होता है कि तहरीक आज़ादी के सिपाही जो है वो एक बुलंद आवाज़ में नारे लगाएंगे और उनकी गूंज से कैद खाने लरज़ उठेंगे, और मेरे हम वतन साथी जो है वो आगे बढ़कर क्या कहते हैं, आज़ादी का परचम लहरा देंगे। तो यही चीज़ें हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा प्यारा मुल्क जो हिंदुस्तान है ये एक दिन ग़ुलाम था। हमारे मुल्क के जो रहनुमा थे, जो हौसलामंद नौजवान थे, वह सभी जेल के अंदर बंद थे। क्योंकि क्या होता था कि जो भी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता था उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए जो है ना वो जोश मलिया आबादी कह रहे हैं कि अब जो है ना वो जेल की दीवारें टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी नौजवान का खून जो है ना वो अब गर्म हो चुका है, उनके अंदर जो क्या कहते हैं हौसला आ चुका है, ताकत आ चुकी है, और अब ऐसा होने वाला है कि ये जो दीवारें हैं ये टूट जाएगी और ये जो तोपों के दहाने हैं ना वो ठंडे हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, आगे चलिए हम सबसे पहले इस नज़्म को अब पढ़ता हूँ, आप सुने, उसके बाद फिर मैं एक एक बंद का क्या कहते हैं बताऊँगा भी कि आखिर इस बंद में क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें, आँखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तहजीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरें, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मीं से मारे सिया, बरसेंगी फलक से शमशीरें, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ उसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें,
क्या उनको खबर थी होंठों पर जो कुफ्ल चढ़ाया करते थे, एक रोज़ उसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। संभलों के वह जिंदा गूंज उठा, झपटों के वह कैदी छूट गया, उठों के वह बैठे दीवारे, दौड़ों के वह टूटे जंजीरें। तो ये जो नज़्म है ये बेहतरीन नज़्म है जोशमलिया आबादी की। अब मैं एक एक करके जो भी यहाँ पर बंद है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ लफ्ज़ है उसका माना आप जान लें। क्या हिंद, हिंद यानी हिंदुस्तान, जिंदा, जिंदा यानी कैद खाना। उसके बाद क्या कहते हैं, कैद खाना, गूंज, गूंज रही हैं तकबीरें। गूंजना यानी ऐसा समझे जैसे कई तरह की आवाज़ें जब आपस में टकराती हैं ना, तो वो एक तरह का कैफियत पैदा होता है, वही गूंजना हुआ। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गूंजना कहते हैं। उसके बाद क्या है, गूंज रही हैं तकबीरें। तकबीरें यानी अल्लाह अकबर का नारा लगाना। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। इसमें तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। तो देखिए जोशमलिया आबादी ने जो है ना वो हिंदुस्तान को ज़िंदा करार दिया है। ज़िंदा यानी ज़िंदा का मतलब मैंने क्या कहा, ज़िंदा का मतलब मैंने कहा कैद खाना, और वहाँ के लोगों को जो है वो कैदी करार दिया। तो जोशमलिया आबादी का कहना है कि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से उकता चुके हैं और अब जो है वो आज़ादी हासिल करने के लिए तदबीरें सोच रहे हैं। यानी अंग्रेज़ों के जुल्म ज़्यादती से अब जो कैदी हैं ना वो उकता चुके हैं और हर तरफ जो है वो अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो कैदी जो उकता चुके हैं और अपनी जंजीरें जो हैं वो अब तोड़ रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है। आगे देखिए, दीवारों के नीचे आ आकर यूँ जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें। तो मैंने पहले ही कहा था कि जोशमलिया आबादी ने हिंदुस्तान को ज़िंदा करार दिया है और वहाँ के लोगों को जिंदानी यानी कैदी। तो जिंदानी सबसे पहले यहाँ पर देखें, जिंदानी के माने होता है कैदी। सीनों में तलातुम, तलातुम यानी जोश, वलवला, बिजली यानी आग, और आँखों में झलकती शमशीरें, शमशीरें यानी तलवार। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जोशमलिया आबादी कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी इन फिरंगियों के जुल्म सितम का निशाना बनते रहे और कैदी की ज़िंदगी गुजारते रहे, अब उन्हीं कैदियों के हौसले जो है ना वो इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह अपनी कोशिशों को किसी तलवार की तरह इस्तेमाल करके किसी भी तरह आज़ादी जो है वो हासिल करना चाहते हैं। यानी दीवारों के नीचे आकर, यानी दीवारों के नीचे जो है वो कैदी आकर अब जमा हो चुके हैं, यानी आपस में एक इत्तेहाद पैदा हो रहा है, आज़ादी हासिल करने का जज्बा उमड़ रहा है। और क्या कहते हैं, सीनों में तलातुम बिजली का, यानी सभी के सीनों में एक जोश है, यानी एक वलवला है, और आँखों में झलकती शमशीरें, और उनकी आँखों में जो है वो तलवार झलक रही है। यानी जिस तरह से शमशीर यानी तलवार देखते हैं ना आप, झलकता है, उस तरह से इनकी आंखों में जो है वो तलवारें झलक रही। तो यही चीज़ कहा गया है। आगे देखिए, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीर। यहाँ पे सबसे पहले देखिए बिजली, भूखों की नज़र में बिजली यानी आग। उसके बाद तकदीर के लब को, यानी तकदीर यानी मुक़द्दर के लब, लब यानी होंठ, और जुम्बिश यानी खामोशी। तो यहाँ पर जोशमलिया आबादी कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग जो अपनी मेहनत के ज़रिए अंग्रेज़ों को मुनाफा देते हैं मगर बदले में उन्हें भूख से नढाल मिलती है। अब उन्हीं भूख से जो है ना परेशान लोगों के दिलों में नफ़रत का तूफ़ान बरपा था और आँखों में जो है वो बिजली सी चमक थी, और उन अंग्रेज़ी फिरंगियों यानी उन अंग्रेज़ को जलाकर खाकस्तर मतलब वो कर देंगे। उनके आँखों में इतनी मतलब आग बबूला हो चुका है, और उन अंग्रेज़ों की जो तदबीरें हैं वो भी अब कोई काम नहीं आने वाली।
तो यही चीज़ कहा गया है कि भूखों की नज़र में बिजली है, यानी भूखों की नज़र में अब बिजली की तरह यानी आग की तरह जोश पैदा हो रही है। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ के आवाम की आवाज़ों को ये जो है बंदूकों की गोलियों या तोपों से जो दबाना चाह रहा था, अब वो सारे के सारे जो है ना वो क्या है, वो ठंड पड़ चुके हैं। यानी वो अंग्रेज़ जो तदबीरें सोचता था, तकदीर के लब को जुम्बिश है दम तोड़ रही हैं तदबीरें, यानी वो जो अंग्रेज़ तदबीरें सोचता था वो अब जो है ना काम करना बंद कर दिया है। तो यही चीज़ें हैं। आगे देखिए, आँखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तहजीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीर। आँखों में गदा, गदा यानी फ़कीर, सुर्ख यानी लाल, बेनूर है चेहरा सुल्तान, सुल्तान यानी बादशाह, तहजीब यानी सलीक़ा। चलिए तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि आँखों में गदा की सुर्खी है, यानी जो लोग कैद थे उनकी आँखों में जो है वो सुर्खी है, और बेनूर है चेहरा सुल्तान का, और बादशाह का चेहरा जो है वो बिल्कुल बेनूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वह लोग जो है ना यानी वो फिरंगी जो है वो अब यहाँ से भागने वाले हैं। तहजीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरे, यानी आज जो है वो तहजीब का परचम खुला हुआ है और तामीर ज़मी सजदे में पड़ी है, यानी ज़मी बोस यानी गिर चुकी है सजदे में, ये चीज़ कहा जा रहा है। आगे देखिए, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मी से मारे सिया, बरसेंगी फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी? सबसे पहले ज़ेरो ज़बर यानी ऐसा समझे ऊपर नीचे या उलट पुलट या फूट डालना, जो भी आप समझ लें। मारे सिया, जो रूह मिल्लत को उबलेंगे ज़मीन से मारे सिया से मुराद यहाँ पर काला सांप है। और बरसेंगी फलक यानी आसमान से शमशीरें यानी तलवार। तो क्या कहा जा रहा है, क्या उनको खबर थी, यानी उन अंग्रेज़ों को क्या खबर थी कि वह जो आपस में फूट डालते हैं, यानी जो मिल्लत की रूह को ज़ेरो ज़बर यानी उलट पुलट करते हैं, उनको ये पता नहीं था, उनको क्या ये नहीं पता था कि ज़मीन से ये काले सांप निकलेंगे और आसमान से तलवारें बरसेंगे। यही चीज़ कहा जा रहा है ना। आगे देखिए, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ उसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें। सीनों से खून चुराया करते थे, यानी क्या उनको इसमें तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका माना आपको न समझ में आए। तो यहाँ पे जो है ना जोशमली आबादी फरमाते हैं कि क्या अंग्रेज़ लोग इस बात से बाखबर थे कि उन लोगों के मुसलसल जबर ने जिन हिंदुस्तानियों का खून निचोड़ लिया था, अब वही बेरंग चेहरे अपने खून की सुर्खी से दास्ताने आज़ादी लिखेंगे और क्या कहते हैं वो एक मिसाल बनेगा। यानी कहने का मतलब है, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, यानी सीनों से खून चराया करते थे, कत्ल गारत गिरी जो वह करते थे, क्या उन जालिमों को, क्या उन हाकिमों को क्या खबर नहीं थी कि उसमें जो है वो झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें, कि उसमें जो है वो क्या कहते हैं हज़ारों तस्वीरें झलका करें। आगे देखिए, क्या उनको खबर थी होंठों पे जो कुफ्ल चढ़ाया करते थे, एक रोज़ उसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। अब यहाँ पे कुफ्ल आया, होंठों पे जो कुफ्ल क्या मानी जो है यहाँ पर ताला है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जोशमली आबादी का कहना है कि क्या ये जो फिरंगी थे यह बात नहीं जानते थे कि जिन लोगों पर उन्होंने इजहार ख्याल करने पर उनके होंठ पर कुफ्ल यानी ताला लगा दिए थे, अब वही कुफ्ल ज़दा खामोश होंठ यानी अब वही ताले ज़दा खामोश होंठ आज़ादी के लिए तकरीरें करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, अंग्रेज़ जो कैदियों को बोलने की इजाज़त भी नहीं दी थी, यानी वहाँ के जो भी कैदी थे उनसे बोलने की आज़ादी भी छीन ली थी, हर तरह की पाबंदियाँ उन पर लगा दी थी। तो क्या वो सोच सकते थे कि एक दिन वही लोग आज़ादी के परजोश तकरीर करेंगे? ये तो उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता था। तो वही चीज़ कहा गया है कि क्या उनको खबर थी होंठों पे जो कुफ्ल चढ़ाया करते थे, यानी उनको ये पता नहीं था कि दूसरों के होंठों पर
ताले चढ़ाया करते थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन रंग लाएगी और क्या कहते हैं, टपकेंगी दहकती तकरीरें और उससे दहकती तकरीरें जन्म लेंगी। आगे देखिए, आखिर में शायर क्या कहता है कि संभलो के वह जिंदा गूंज उठा, झपटों के वह कैदी छूट गया, उठो के वह बैठी दीवारें, दौड़ों के वह टूटे जंजीरें। यानी आखिर में शायर एक तरह से जो है ना, वो फिरंगियों को, उन जालिमों को, उन हाकिमों को, उन अंग्रेज़ों को अपनी खैर मनाने को कह रहे हैं कि संभलो कि वह जिंदा, यानी संभलो कि वह जिंदा यानी कैद खाना अब गूंज उठा है, और झपटों के वह कैदी छूट गया, और जो कैदी हैं जेल के अंदर सभी कैदी जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं। उठो कि वह बैठे दीवारें, और अब उठ जाओ कि दीवारें जो हैं वो अब बैठ चुकी है, यानी बैठी दीवारें यानी गिर चुकी है। कि उसके बाद दौड़ों कि वह टूटे जंजीरें, और अब दौड़ो, क्यों? क्योंकि जंजीरें जो हैं वो अब टूट चुकी हैं, यानी भाग फिरंगी भाग। तो यही चीज़ें क्या कहते हैं इस नज़्म में बताया गया है, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब में। उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं टेलीग्राम पर। सबसे पहले मैं स्टार्ट दिस क्विज़ पर क्लिक कर दिया, आई एम रेडी, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पेश होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी जोशमलियाबादी की हालात ज़िंदगी है वो सब यहाँ पर आ ही जाएगा, इसलिए मैं इसे अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, दर्जे झैल में से कौन सी नज़म जो है वो जोशमलियाबादी की है। तो इस सवाल का जवाब तो आपको मालूम ही हो चुका होगा, क्योंकि शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब जो है वो जोशमलियाबादी की है। फिर आवारा है, तो आवारा जो है इसके बाद जस्ट आपको पढ़ना है, जिसके मुसन्निफ़ जो है वो मिजाज लखनवी है, असरारुल हक मिजाज। और फिर इसके बाद एक और गुफ्तगू यहाँ पर दिख रहा है, तो गुफ्तगू के मुसन्निफ़ जो है वो अली सरदार जाफ़री हैं, और मेरा सफ़र के भी मुसन्निफ़ जो है वो अली सरदार जाफ़री हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन जी। आगे देखिए, नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब का मौजू क्या है। जी हाँ, तो तहरीक आज़ादी है, मैंने पहले ही कहा था। तो इनकलाब बिल्कुल नहीं, तहरीक आज़ादी जी बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, VVI क्वेश्चन है। तो शायर इनकलाब जो है वो किसे कहा जाता है, जोशमलियाबादी को ही कहा जाता है, ऑप्शन जी। इसे आप याद करेंगे, बार बार पूछा गया है। जोशमलियाबादी का असल नाम क्या था, बशीर अहमद ख़ां, शब्बीर हसन ख़ां, सर सैयद अहमद ख़ां या फिर नज़ीर अहमद ख़ां। तो जोशमलियाबादी का जो है वो असल नाम पूछा जा रहा है, तो शब्बीर हसन ख़ां यानी ऑप्शन बी है। आगे देखिए, जोशमलियाबादी तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे, तो जोशमलियाबादी जोशी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, यानी ऑप्शन अलीफ। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, जोशमलियाबादी की पैदाइश कब हुई, 1895, 1896, 1897 या फिर 1898। तो 1896 ईस्वी, जी बिल्कुल, ऑप्शन बी। जोशमलियाबादी की पैदाइश जो है वो 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ से मुत्तसिल कस्बे कुंवलहार में हुई। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। आगे देखिए, सवाल नंबर 7, जोश की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई। तो जोश की पैदाइश जो है वो 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में हुई। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन जी। आगे देखिए, जोश के वालिद का क्या नाम था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ़कीर मोहम्मद ख़ां जो है ना, वो सबसे पहले फ़कीर मोहम्मद ख़ां जो है वो दादा थे। क्या थे, दादा। और मोहम्मद अहमद ख़ां जो थे, नहीं सॉरी, ये परदादा थे। फ़कीर मोहम्मद ख़ां जो है वो परदादा थे, उसके बाद मोहम्मद अहमद ख़ां जो है वो दादा थे, और शब्बीर हसन ख़ां जो है ये इनका असल नाम था, और बशीर अहमद ख़ां जो है वो इनके वालिद साहब का नाम था। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, जोश के दादा का क्या नाम था। तो शब्बीर हसन ख़ां जो है वो जोश का असल नाम था, इसलिए ये तो है नहीं। फ़कीर मोहम्मद ख़ां जो है वो उनके परदादा का नाम था, इसलिए ये भी नहीं है। मोहम्मद अहमद ख़ां जो है वो उनके दादा का नाम था, यानी ऑप्शन जी सही है, क्योंकि बशीर अहमद ख़ां जो लास्ट में बच गया ये इनके वालिद का नाम है।
तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम। आगे देखिए, जोश के परदादा का क्या नाम था? तो फिर मैं बता दूं, मोहम्मद अहमद ख़ान जो है वो दादा हैं, तो इसलिए ये होगा नहीं। फ़कीर मोहम्मद ख़ान जो है वो परदादा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बशीर अहमद ख़ान जो है वो कौन है? जोश मलियाबादी के अब्बू हैं, यानी वालिद साहब हैं, और शब्बीर हसन ख़ान जो है ये इनका असल नाम है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 11, जोश मलियाबादी के वालिद, दादा और परदादा, यानी बशीर अहमद ख़ान जो इनके वालिद थे, और दादा यानी मोहम्मद अहमद ख़ान, और परदादा यानी फ़कीर मोहम्मद ख़ान जो है वो क्या थे? हुकूमती रज़ाकार बिल्कुल नहीं, कलमकार बिल्कुल नहीं, गुलूकार बिल्कुल नहीं, शायर, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 12, शेख इमाम बख्श के उस्ताद का नाम क्या था? रासिख, नासिख, जोश या फिर इकबाल? तो नासिख था, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, जब उस्ताद का नाम आया तो नज़ीर अहमद जो है वो किन के उस्ताद थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जो फर्स्ट सबक है। तो अगर वहाँ पे पूछ देता कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम बताइए तो नज़ीर अहमद, या फिर अगर पूछ देता सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताइए तो शिबली नोमानी। हमने कैसे कहा था? सीन से सैयद होता है और बड़ी शीन से शिबली नोमानी होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, नासिक के शागिर्द कौन थे? यानी वही सवाल को पलट दिया गया है। शेख इमाम बख्श के उस्ताद का नाम नासिक था, वही पूछ दिया कि नासिक के शागिर्द कौन थे? तो शेख इमाम बख्श, यानी ऑप्शन बी। सवाल नंबर 14 देखिए, जोश ने उर्दू, फ़ारसी और अरबी की इब्तिदाई किताबें कहाँ पढ़ी? मदरसा में या फिर स्कूल में? तो बिल्कुल नहीं। घर में? तो जी बिल्कुल। लखनऊ में? तो बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन जीम जो है इसका सही है। आगे देखिए सवाल नंबर 15, जोश की शादी कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश कब हुई थी पहले ये देखिए। तो 1896 ईस्वी में जो है ये इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मलिहाबाद में हुई थी। फिर इनकी शादी जो है वो कब हुई? तो 1914 में, यानी 1896 के बाद 18 साल की उम्र में जो है ना वो इनकी शादी हुई थी 1914 में। किन से हुई थी? तो अशरफ जहाँ बेगम से हुई थी, जो मुकीम खां की बेटी थी, जो आगे आने वाला है क्वेश्चन। तो जोश की शादी जो है वो 18 साल की उम्र में 1914 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, जोश की बीवी का क्या नाम था? तो देखिए मुशर्रफ जहाँ बेगम, अशरफ जहाँ बेगम, मुसर्रत जहाँ बेगम या आयशा बेगम? तो मैंने अभी कहा ना कि अशरफ जहाँ बेगम, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, एक सवाल है कि मुशर्रफ जहाँ बेगम जो है वो किन की अहलिया है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जवाब आप कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 17 देखिए, मुकीम खां जोश मलियाबादी के कौन थे? वालिद? बिल्कुल नहीं। वालिद जो थे वो बशीर अहमद खां थे। भाई? नहीं। ससुर? जी बिल्कुल। यानी अशरफ जहाँ बेगम जिनसे शादी 1914 ईस्वी में जोश मलियाबादी की हुई, तो इनकी जो बीवी थी कौन? अशरफ जहाँ बेगम, उनके वालिद का नाम जो था वो क्या था? मुकीम खां। तो इसलिए वो जो है क्या कहते हैं, जोश मलियाबादी के कौन हुए? ससुर हुए, यानी ऑप्शन जी। कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो आपके किताब में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछ दे, लेकिन आपके किताब में इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया है यहाँ। जोश मलियाबादी के लिए किसने महाराजा श्री कृष्ण को सिफारिशी ख़त लिखा? जी, तो मैं आपको बता दूं कि जोश मलियाबादी के जो वालिद साहब थे बशीर अहमद ख़ां, वो इंतकाल कर जाते हैं ना, तो जोश की माशी परेशानियां जो है ना वो बढ़ जाती है। तो उसी वक्त में जो है वो जोश मलियाबादी के लिए कोई एक है इस 4 ऑप्शन में से जो महाराजा श्री कृष्ण को सिफारिशी ख़त लिखा था, तो वो कौन है? तो वो है अल्लामा इकबाल, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 19, और क्या कहते हैं, महाराजा को जो वो ख़त लिखे थे, महाराजा, पहले ये सवाल देख लें, महाराजा कृष्ण को जो वो ख़त लिखे थे ना, तो उसी के बिना पर जो है ना उनकी कोशिश से जो है वो हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में मुलाजमत भी जोश मलियाबादी को मिल गई थी। चलिए आगे है, जोश मलियाबादी का जहन कैसा था? तो ये एक मरतबा पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे याद रखें। उसमें ऑप्शन में सिर्फ बागियाना और सोफियाना दिया गया था और ऑप्शन जी में दोनों, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है? बागियाना है। अच्छा, एक सवाल छूट गया है क्या? नहीं छूटा है। चलिए
तो जोश मलियाबादी का जहन जो है वो कैसा था? जोश मलियाबादी का जहन जो है वो बाग़ियाना था। आगे देखिए, मंदरजा झैल में से जोश की खुदनविश्त की निशानदेही कीजिए। तो रूह अदब, यादों की बारात, नक्शो निगार या क़त्रो कुलज़म। तो यादों की बारात जो है वो VVI क्वेश्चन है, ये कई मरतबा पूछा गया है। तो यादों की बारात जो है वो क्या कहते हैं, जोश मलियाबादी की खुदनविश्त है, जो आप याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपके नज़म से लिया गया है। सबसे पहला बंद है, क्या हिंद का काँप रहा है, यानी इस जगह पे आपको बढ़ना है इस 4 ऑप्शन में से। तो क्या बढ़ेगा? क्या हिंद का जिंदा, मैंने कहा था ना कि कैद खाना जो होता है वो। तो क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही है तकबीरें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन जी। तो इस तरह से सारे सवालों को मैंने हल कर दिया है। उम्मीद है आप देख लिए होंगे और समझ चुके होंगे। अब किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, इसमें जो भी सवालात दिया गया है, मुख्तसर तरीन सवालात या फिर जो भी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात। इसमें कुल 6 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो शिकस्ते ज़िंदा के ख्वाब किसकी नज़्म है? जोश मलियाबादी की नज़्म है। आगे है, जोश का असल नाम क्या है? तो शब्बीर हसन खां जोश का असल नाम है। ज़िंदानी से क्या मुराद है? तो ज़िंदानी से मुराद जेल है, यानी जेल में रहने वाले हैं। कैद खाना यानी ज़िंदानी यानी कैदी है। तो ज़िंदानी से मुराद जो है वो जेल में रहने वाले हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ज़िंदानी से मुराद कैदी हैं। जोश की 5 तसानीफ़ के नाम बताइए। तो इनके तो कई तसानीफ़ हैं जो आपकी किताब में मौजूद हैं, लेकिन 5 इन्होंने कहा है। तो रूह अदब, नक्शो निगार, शोला व शबनम, हरफ हिकायात, यादों की बारात, या और भी देख ले, आयातो नगमात, क़त्रो कुलज़म, जुनून हिकमत। ये सब जो है वो जोश मलियाबादी की तसानीफ़ है। आपको 5 यहाँ पर कहा गया तो 5 लिख देंगे। शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है? तो शिकस्ते ज़िंदा की ख्वाब की ताबीर क्या है? मुल्क की आज़ादी है। उसके बाद है, जोश के हम असर 3 शोरा का नाम बताइए और उनके मजमूए कलाम का भी नाम लिखिए। इसका जवाब आपकी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख लें। फैज़ अहमद फैज़, जिनका जो है वो नक्शे फरियादी मजमूए कलाम है। जमील मजहरी, जिनका अक्से जमील है। अमीक हनफी, जिनका संगे पैराहन है। या और भी ले ले, बाले जिब्रील, जो अल्लामा इकबाल का है। तो आपको जो समझ में आए आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, मुख्तसर सवालात में क्या है, क्या आपको इस बात से इत्तेफाक है कि शायर के तखल्लुस, जोश और उनके शेरी मिजाज से कोई मुनासिबत है? तो जवाब देखिए, हाँ, हमको इस बात से इत्तेफाक है कि शायर के तखल्लुस, जोश और उनके शेरी मिजाज से बहुत हद तक मुनासिबत है। मिसाल के तौर पर जोश के ज़ेरे नसाब नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब को ही लीजिए कि पूरे नज़्म जोश व जज्बा से भरी हुई है। इस नज़्म में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और मुजाहिदीन आज़ादी के क़ैदोबंद के ख़िलाफ़ एक इनकलाबी आवाज़ है, जिससे उनके जोशीले शेरी मिजाज का इजहार होता है। जोश ख़ुद भी अपने शायरी के बारे में फ़रमाते हैं कि मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकला। तो इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें आपको कठिनाई हो, इसलिए मैं पढ़ता चला गया। आगे देखिए, जिंदा पर्रेशा तारी होना, जंजीरों का टूटना, दीवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आज़ादी का परचम लहराने की तदबीरें करना, ये सारी बातें जो है वो किस तहरीक का पता दे रही हैं। तो जवाब देखिए कि मज़कूरा बाला शेरी जवाब देखिए, मज़कूरा बाला शेरी इस्तिलाहात जिंदा पर्रेशा तारी होना, जंजीरों का टूटना, दीवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आज़ादी का परचम लहराने की तदबीरें करना, यह सारी बातें जो है वो किसकी हैं? तहरीक आज़ादी का पता देती है। जब मुल्क में तहरीक आज़ादी अपने पूर्व जोशो खरोश से चल रही थी, तो जहाँ एक मुहब्बे वतन आज़ादी के मतवाले क़ैदो बंद की सऊबतें झेल रहे थे और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शोराए हजरात अपने वली शायरी के ज़रिए आज़ादी के मतवालों के क़ुलूब को गरमा रहे थे।
तहरीक आज़ादी की गर्मजोशी का यही मंजर शायर जोशमली आबादी ने ज़ेर नसाब शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब में पेश किया है। आगे है, जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त कौम अफरंग का चेहरा बेनूर क्यों हो जाता है। तो इसका जवाब भी मैं आपको बताया हूँ क्यों हो जाता है। तो जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त यानी हुक्मरान अंग्रेज़ यानी वो जो फिरंगी थे उनका चेहरा इसलिए बेनूर हो जाता है क्योंकि जब आज़ादी के दीवाने जज्बे हैरत से सरसार हो जाते हैं तो वह दुनिया में कोई भी इनकलाब ला सकते हैं और किसी भी जालिमों जाबिर हुक्मरानों की हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। इनकलाब की आमद और तख्ते पलटने के तसव्वुर से जो है वो हुक्मरान तबका के लोग जो है वो घबराते हैं और उनका चेहरा जो है वो हुक्मरानी से महरूमी के खौफ से क्या हो जाता है, बेनूर हो जाता है। आगे देखिए, क्या उनको खबर थी ज़ेर ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को, उबलेंगे ज़मी से मारे सिया बरसेंगी फलक से शमसीरे। तो दर्जे बाला शेर की रोशनी में दर्जे झेल सवालात का जवाब दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है मारे सिया का मानी क्या है, तो मैं बता चुका हूँ। मारे सिया का मानी जो है वो काला सांप है। मुल्क और शमशीर का मुतरादिफ बताइए, तो मुल्क का वतन और शमशीर का सनान। मिल्लत को ज़ेरो ज़बर कौन रखते थे, तो मिल्लत के गद्दार मुल्क के गद्दार जो है वो मिल्लत को ज़ेरो ज़बर रखते थे। अब आगे देखिए क्या है, तफसीली गुफ्तगू यानी तवील सवालात इसमें हैं। इस नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। कोई किस नज़्म का, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब का। तो देखिए मैंने इसका तो लिख दिया है। इसका है, इस नज़्म में जोशमली आबादी ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए कैद खाने आबाद करने वाले हमवतन साथियों को आज़ादी हासिल करने का हसीन ख्वाब दिखाया। ये मैं पढ़ूँगा तो वक्त लगेगा, आप देख लेंगे। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। शुरू से आखिर तक के आप देख लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, जोश की शायराना खसूसियात पर रोशनी डालिए। और उसके बाद है, जब सीनों में बिजली का तलातुम। ये सब चीज़ें आप खुद लिख सकते हो, तो इसलिए इसका जवाब बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।